सुप्रभात बहनों। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे कक्षा 10 में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा जो लिखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। किंतु पूर्व में इससे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में संपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं कांठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टके लोग जो कि एक कविता संग्रह है, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल ये उपन्यास हैं, लड़ाई जो है कहानी संग्रह है, बकरी जो है नाटक है, भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक बाल साहित्य है, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टके लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था की ही जिनका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे हैं कि आज जिन पादरी की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु पर जो है लेखक सोच रहे हैं कि जो हमेशा जीवन भर जिन्होंने दूसरों से प्रेम किया, दूसरों से प्यार किया, अंत में जिनका जीवन जो है ईश्वर की भक्ति ही जिनका जीवन था, अंत में उनको जो है मरते समय जो है जहरबाद का अर्थ है कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से उनको जो है गुजरना पड़ा। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली में आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती में महसूस करता हूँ। जब भी वो दिल्ली आते थे या इलाहाबाद में मैं उनसे मिलता था, हमेशा वह गले लगाते थे। उनके द्वारा जो गले लगाने का जो एहसास है वो मैं आज भी जो है महसूस कर रहा हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। फादर बुल्के जो कि जिनकी आज मृत्यु हो गई है, उनको याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल एक साहित्य संग्रह है जिसमें उस समय साहित्यकारों के लेख, साहित्य रचनाएं जो है छपा करती थी। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपनी आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? अब उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है।
वह हमारे आसपास आकर रुकती है। मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। मैंने उनको कभी भी क्रोध में नहीं देखा, हाँ आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई बहन, माँ पिता सभी थे। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब उनके बारे में बताता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिसका भरा पूरा जो है परिवार है बेल्जियम में, और वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जो है पढ़ाई छोड़ करके सन्यासी बनने के लिए जो है क्यों आ गई, जबकि घर में जो है 2 भाई हैं, बहन है, पिता हैं और सभी हैं। आपको अपने देश की याद आती है। मैं उनसे कभी कभी प्रश्न कर लेता हूँ कि क्या आपको जो है अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। वो जवाब देते कि मेरा देश भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। मैं उनसे कहता कि नहीं, मैं आप अभी नहीं पूछ रहा हूँ, कर्मभूमि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी जन्मभूमि, जहाँ आपका जन्म हुआ था उसके बारे में पूछ रहा हूँ। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और ज़िद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम वे गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु की यही इच्छा थी। वह बालकों की से सरलता से मुस्कुराते कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय जो संन्यास चाहने वाला है वो शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा, संन्यास लूँगा लेकिन मुझे भारत में जाना है। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेंट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहे।